चलिए गाइस, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन एस पर यूएस टैक्स लॉ। तो बेसिकली ये फंडामेंटल की सीरीज है जिसमें हम यूएस टैक्स को समझने से पहले आपके बेसिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो फिर चाहे आप इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट हो या यूएस सीपीए के रेगुलेशन को आप पढ़ रहे हैं तो आपका बेस यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो चलिए समझते हैं कि सर कैपिटल गेन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। तो देखिए, कैपिटल गेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसेट कौन सी होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। फिर चाहे वो पर्सनल यूज की कैपिटल एसेट्स हो, रियल एस्टेट वाली एसेट हो, लाइक बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं। तो कौन कौन सी एसेट्स कैपिटल एसेट्स में कवर नहीं की जाती, सबसे पहले उसको पढ़ें। तो आप देखिए, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट कैपिटल एसेट्स। मतलब इन जनरल जो कैपिटल एसेट्स होती है, लाइक आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई ज्वेलरीज है, वो सब तो कैपिटल एसेट्स हैं। बट अगर हम ये देखें, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। इन्वेंटोरीज, स्टॉक। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि लेट से आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, आपका काम बिल्डिंग खरीदना और बेचना है। क्योंकि ये बिल्डिंग आपके लिए क्या मानी जाएगी, स्टॉक मानी जाएगी। इसमें आप डील करते हैं ना, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार की इन्वेंटोरीज जिसमें आप बिजनेस करते हैं, जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड के रूप में होल्ड करते हैं, कभी भी आपकी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। अब सर हमारे पास एक ज्वेलरी शॉप है, हम ज्वेलरी को खरीदते बेचते हैं, तो वो आपका स्टॉक है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी आपके पर्सनल यूज के लिए है, जैसे वुमेन्स के पास होती हैं ज्वेलरीज, तो वो कैपिटल एसेट से अगर आप उस एसेट को सेल करेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक जिसको आप खरीद के बेचते हैं, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली खरीद के बेचते हैं, वो आपकी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता एज पर यूएस टैक्स लॉ। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने मेंशन किया रियल और डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी यूज्ड इन ट्रेड और बिजनेस। अब मेरे पास एक कमर्शियल ऑफिस है, उस ऑफिस में मैं अपना बिजनेस रन करता हूं, मेरा ऑफिस रन करता हूं, क्योंकि वो रियल और डेप्रिशिएबल है। देखिए वहां पे साथ में लिखा है रियल और डेप्रिशिएबल। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैं बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज कर रहा हूं और उसके ऊपर मैं डेप्रिशिएशन क्लेम कर रहा हूं, तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसको कैपिटल एसेट्स की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। लेकिन सर मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस है जिसमें मैं रहता हूं, तो मुझे बताइए क्या वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने रेसिडेंशियल हाउस को सेल कर देता हूं अमेरिका में, तो उसके ऊपर जो भी गेन आएगा उसके ऊपर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल, जब आप किसी को गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो आपकी बुक्स में डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो डेटर्स को, अकाउंट रिसीवेबल को, नोट रिसीवेबल को कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर किया गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपीराइट, आर्टिस्टिक कंपोजिशन हेल्ड बाय पर्सन हु कंपोज देम। अगर किसी ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की, कोई म्यूजिक बनाया, कोई कंटेंट बनाया और उसके ऊपर उसने कॉपीराइट करा लिया, और यहां पे मेंशन किया है आर्टिस्टिक कंपोजिशन हेल्ड बाय द पर्सन हु कंपोज्ड देम, जिसने खुद ने कंपोज किया है। अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया है और उसको आपने पेटेंट करा लिया, उसका कॉपीराइट ले लिया और आपने ही कंपोज किया था, तो वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर है। तो इसका मतलब सर, अगर हम पर्सनल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर हम कोई प्रॉपर्टी, चाहे फिर वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, ज्वेलरी हो, कार हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, वो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें खरीद के बेचते हैं, तो वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। उसके बाद डिस्कस करें पर्सनल प्रॉपर्टी में, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज आर कैपिटल एसेट्स अनलेस दे आर डीलर प्रॉपर्टी। अब मान के चलिए मैं रोज क्या करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, शेयर्स खरीदता हूं बेचता हूं, शेयर्स खरीदता हूं बेचता हूं, तो डीलर प्रॉपर्टीज है वो। अगर आपने किसी और के लिए, जैसे आप ब्रोकर ब्रोकर भी हो सकते हैं, आपने किसी दूसरे के बिहाफ पर कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं, उसको आप खरीदते बेचते, तो आप तो यहाँ पे ब्रोकर है, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन आपने खुद ने ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी के स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी, और उसको हम कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे। चलिए, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं
कि सर प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल एसेट्स तो हमने डिसाइड कर ली, अब उस कैपिटल एसेट्स के ऊपर आपको गेन का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, गेन का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको मनी मिलेगी ना, मनी रिसीव्ड और टू बी रिसीव, जिसको यहां पे मैं बोल रहा हूं अमाउंट रियलाइज। बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको किसी को सेल कर रहे हैं, तो वो बदले में आपको कुछ दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड मनी रियलाइज या अमाउंट रियलाइज। और आपके पास जो प्रॉपर्टी थी उसकी कॉस्ट होगी, तो सेल माइनस कॉस्ट करेंगे तो गेन आएगा। यहां पर कॉस्ट को अभी समझ लीजिए टाइमिंग कि हम क्या बोल रहे हैं, एडजस्टेड बेसिस। अभी बेसिस का मतलब मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप इतना समझिए कि बेसिस, एडजस्टेड बेसिस का मतलब अभी सर फॉर टाइम बिंग बोल रहे हैं कॉस्ट। तो सर मनी रियलाइज का कैलकुलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है, सबसे पहले फॉर्मूले में मैंने लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टी रिसीव्ड। आप सोचिए, आपके पास एक बिल्डिंग है और लेट्स से उस बिल्डिंग का नाम मैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, ए नाम की बिल्डिंग है, ए फॉर एप्पल। ए बिल्डिंग है, उसको आप दे रहे हैं और बदले में आपको कोई दूसरी बिल्डिंग मिल रही है, एक्सचेंज हो रहा है। तो उस दूसरी बिल्डिंग की कोई ना कोई फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो यहां लिखा है पहले आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ठीक है सर, वो हो गया। सेकंड देखिए, एक और चीज प्लस करिए, लायबिलिटी रिलीफ। अब आपने जो बिल्डिंग सामने वाले को दी है, लेट से उसके ऊपर कोई लोन चल रहा था, और वो लोन जिसने आपसे बिल्डिंग खरीदी है उसने क्या कर लिया है, आपको बोला कि इस लोन का रीपेमेंट मैं कर दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी रिलीफ। इसको भी हम क्या मानेंगे कि हमको एक तरीके से अमाउंट मिला है, तो इसको भी प्लस कर दिया। तीसरा, मनी और अदर प्रॉपर्टी गिवन अप। अब देखिए, पहले सर एक बिल्डिंग दी, बदले में दूसरी बिल्डिंग ली, और एक लायबिलिटी का भी रिलीफ किया, और साथ में हमने कुछ अमाउंट भी पे किया। तो जो आप अमाउंट पे करेंगे ना, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसी प्रकार के कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, उसको माइनस करेंगे। अब सर इस जिस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा था, वो सामने वाले ने रिलीफ दे दिया आपको, तो उसको आपने प्लस कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है जिस किसी की आप प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसके ऊपर भी कोई लोन चल रहा हो, तो यहां पे देखिए लायबिलिटी अज्यूम्ड लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन सब, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर जो अमाउंट आएगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट रियलाइज्ड। और इस अमाउंट रियलाइज को जब आप एडजस्टेड बेसिस से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, एडजस्टेड बेसिस से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आएगा कैपिटल गेन। अब मैं आपको है ना एक्सेल में एक पूरा फिगर के साथ में समझाता हूं कि सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए इस बात को भी हम थोड़ा ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, सो आपके समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मिस्टर एलेक्स होल्ड प्रॉपर्टी ए। देखिए मिस्टर एलेक्स के पास प्रॉपर्टी ए है और उसका एडजस्टेड बेसिस 90,000 है। एडजस्टेड बेसिस को अभी समझ लीजिए कि कॉस्ट है, बुक वैल्यू समझ लीजिए। और जो प्रॉपर्टी ए है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मैंने यहां पे दी है 95,000, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा है 5,000। अब मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर टॉम को सोल्ड की है और उनसे बदले में प्रॉपर्टी बी ले ली है, और उस प्रॉपर्टी बी की फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1 लाख गिवन है और उसके ऊपर 8500 लोन चल रहा है। तो चलिए हमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या मेंशन किया, फॉर्मूला जो आप पीछे शीट में पढ़ के आ रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो यहां पर अदर प्रॉपर्टी कौन सी है, ए के बदले में हमको बी मिल रही है ना, तो उस प्रॉपर्टी जो मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर यहां पे हमने फेयर मार्केट वैल्यू लिख लिया 1 लाख। अब देखिए एक साथ में नीचे मेंशन किया लायबिलिटी रिलीफ। अब रिलीफ किसके ऊपर मिलेगा, जो लोन आपके ऊपर चल रहा है। तो आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ए, उसके ऊपर लोन कितने का चल रहा था, 5,000। अब मिस्टर बी ने बोला कि यार इस लोन का रीपेमेंट मैं कर दूंगा। तो सोचिए, एक तो सामने वाला आपको प्रॉपर्टी ए के बदले में प्रॉपर्टी बी दे रहा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है, और वो बोल रहा है लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो आपको बेनिफिट है ना एक तरीके से। तो इसीलिए इसको हमने 5,000 को यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आगे बढ़े, मनी और अदर प्रॉपर्टी गिवन अप। अब सोचिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और कुछ दे भी रहे हैं, और यहां पे मैंने क्या मेंशन किया, मनी और अदर प्रॉपर्टी गिवन अप।
मतलब इस प्रॉपर्टी ए को छोड़कर कोई अदर प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्या? अब इस एग्जांपल में तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। लेट से आप सामने वाले को, मैं सिर्फ कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं। जो आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है उसको आपने मोबाइल दिया है, तो मोबाइल की कीमत 2000 है, 3000 लिख लेते हैं चलिए। तो आपके जेब से जा रहा है ना, एक तो आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, बदले में प्रॉपर्टी भी आ रही है, बट आप एक मोबाइल भी दे रहे हैं 3000 का, तो ये 3000 को मैं यहां पे क्या कर दूंगा, माइनस कर। सर सेलिंग एक्सपेंसेस ले लेते हैं, लेट्स से सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए $1000, ब्रोकरेज वगैरह आपने पे कर दी। अब नीचे लिखा हुआ लायबिलिटी अज्यूम्ड, मतलब प्रॉपर्टी ए देने के बाद प्रॉपर्टी बी ले रहे हैं और उस बी प्रॉपर्टी के ऊपर एक लोन चल रहा है, उसका रीपेमेंट आप कर रहे हैं, तो आपके जेब से कुछ जाएगा, इसीलिए उसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, -8500। इन सबको प्लस माइनस करके जो आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट रियलाइज। तो सर इसको प्लस माइनस कर दें, जानबूझ के कर रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि सर ये आपका क्या है, अमाउंट रियलाइज 92,500 इज योर अमाउंट रियलाइज। अब एडजस्टेड बेसिस कितना था, 90,000। तो आपको अमाउंट रियलाइज हो रहा है 92,500 और एडजस्टेड बेसिस है 90,000। इसका मतलब सर आपको यहां पर जो गेन हो रहा है वो 2500 का गेन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डेफिनेशन कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम समझते हैं। सो देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका होल्डिंग पीरियड। तो दो प्रकार से मैंने यहां पे मेंशन किया है। इफ यू आर होल्ड द एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, योर कैपिटल गेन और लॉस इज लॉन्ग टर्म। तो यहां देखिए मोर देन 1 है, मतलब एग्जैक्ट 1 ईयर होगा ना, तो वो गेन कैसा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। इसलिए सेकंड पॉइंट में मेंशन है, इफ यू होल्ड द एसेट 1 ईयर और लेस, ध्यान रखना 1 ईयर और लेस, योर कैपिटल गेन और लॉस इज शॉर्ट टर्म। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड क्या कंसीडर किया जाएगा, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 1 साल से ज्यादा समय के लिए क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो वो होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदरवाइज 1 साल और 1 साल से कम के केस में वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो देखिए, आपको चीजों को मगअप नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, यूएस टैक्सेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसको आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम यहां इसको कोई क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।